नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसे हमारा वार्षिक वर्ष पूरा हुआ और उसके बाद हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, हमें बहुत सारे टैक्स के बेनिफिट्स जानने हैं, इंश्योरेंस कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना है, और इन्हीं सब टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में विनोद सोनी जी पधारे हैं, जो कि बाजार विशेषज्ञ हैं और इंश्योरेंस मामलों के जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ देवाश्री माथुर जी हैं, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये टैक्स से संबंधित सारी जानकारियां हमको देंगी। तो दर्शकों तैयार हो जाइए, अपना पेपर और पेन लेकर के आप हमारे टोल फ्री नंबर को नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। इन नंबरों पर जो है आप हमसे डायरेक्ट पूछ करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला प्रश्न अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, विनोद सोनी जी आपसे, कि इंश्योरेंस को लेकर के आम व्यक्ति की धारणाएं जो है बड़ी भ्रमित रहती हैं। व्यक्ति ये नहीं सोच पाता कि मुझे किस प्रकार से निवेश करना चाहिए इंश्योरेंस में। तो क्या इंश्योरेंस में निवेश करना एक दायित्व है या निवेश? ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। अतुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बेसिकली बीमा जो विषय है ये बहुत ज़्यादा अभी अनछुआ पहलू है, बट इसमें काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें नई आ रही हैं, ढेर सारा इनोवेशंस हो रहे हैं, ढेर सारी नई चीज़ें आ रही हैं। बीमा एक प्रकार से क्षतिपूर्ति का काम करता है, ऐसी क्षति जो निश्चित की जा सके, जो एसेस की जा सके, ऐसी क्षति की पूर्ति का काम करता है। निवेश की जहाँ तक बात करते हैं तो निवेश के और भी बहुत तरीके मार्केट में उपलब्ध हैं जिनसे निवेश का काम किया जा सकता है, लेकिन जो बीमा का काम है वो निवेश नहीं कर सकता। बीमा का काम बीमा ही कर सकता है। जो भी आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है व्यक्ति के ना रहने से या किसी चीज़ के ना रहने से, उस क्षतिपूर्ति का काम सिर्फ बीमा कर सकता है। इसलिए बीमा की उपयोगिता समाज में बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। बीमा को जो है दर्शकों ध्यान दीजिएगा, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि बीमा निवेश का माध्यम नहीं हो सकता, लेकिन बीमा क्षतिपूर्ति का एक अवश्य माध्यम है, जिससे आप अपने भविष्य में होने वाले जो भी नुकसान आपको होना है उसको रोक सकते हैं। क्या बात है, उसकी भरपाई की जा सकती है, जो कोई नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। कोई निवेश आपको जो है रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपके क्षति की भरपाई कोई निवेश नहीं करता। केवल बीमा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। अब मेरा प्रश्न देवाश्री जी आपसे है कि आयकर को हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझें? ये जनरली आयकर है क्या, और इसका भुगतान करना एक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? आयकर जैसे अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो आपकी आय पे दिया हुआ कर है। आपके साल भर की जितनी कमाई है उस पे आप जो भी कर यानी टैक्स देते हैं उसे आयकर कहते हैं। कर के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स से कहा जाता है, वो आपकी ही कमाई हुई पूंजी पे जो आप कर देते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो आपने जैसे हम उदाहरण के तौर पे जीएसटी ले लें। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसमें आपका जो भी कमाई, अगर आप दुकान पे जाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, आप टैक्स देते हैं, पर वो कमाई दुकानदार की होती है, पर बर्डन टैक्स का आप पे होता है। उसमें दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि भुगतान करना क्यों आवश्यक है, तो हमारी सरकार, प्रदेश, राज्य में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, रोड्स हैं, जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं वो आपके दिए हुए कर से ही पूर्ण की जाती हैं। उनको फाइनेंस आपका दिया हुआ कर ही करता है। तो एक राज्य के उद्धार के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। तो दर्शकों ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर हमें अपने राज्य में प्रगति चाहिए, अपने देश में प्रगति चाहिए, तो हमें समय पर और उचित मात्रा का कर जो है भुगतान करना चाहिए। लेकिन जो है यहाँ पर एक टैक्स प्लानिंग जैसी चीज़ भी आ जाती है, जिसके आधार पर आप जो है अपने टैक्स का सही मात्रा में और सही तरीके से निवेश भी कर सकते हैं। तो क्या इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक प्रश्न लेना चाहेंगे विनोद जी आपसे। इंश्योरेंस लेते समय व्यक्ति को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि ये एक मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्षतिपूर्ति का माध्यम है, तो वहाँ पर जो है हमें कैसे सावधानियां रखनी चाहिए इंश्योरेंस लेते समय? बिल्कुल,
ये भी एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न उठाया है आपने, बिकॉज अगर हम बीमा के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो फिर बीमा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बेसिकली ध्यान क्या रखना चाहिए, जो वो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं आपकी आर्थिक स्थिति एवं शारीरिक स्थिति। जी जी। क्योंकि बीमा जो क्षतिपूर्ति करता है वो व्यक्ति के ना रहने पे जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है, या जनरल इंश्योरेंस की बात करें उसमें वो वस्तु के न रहने पर जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करता है। तो जब भी हम बीमा लें तो उस वक्त जो भी जानकारियां, जैसे व्यक्ति के बारे में अगर कोई जानकारी मांगी गई है तो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रश्न उस प्रस्ताव में रहते हैं उस प्रस्ताव में के बारे में पूर्णतया सही जानकारी देनी चाहिए, पूरा डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि बीमा का पहला सिद्धांत है परम सद्भाव का सिद्धांत। परम सद्भाव मतलब बीमा धारक बीमा कर्ता के ऊपर परम सद्भाव कर रहा है और बीमा कर्ता जो है वो बीमा धारक के ऊपर परम सद्भाव कर रहा है। और डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, अगर हम जो फैक्ट है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो फिर बीमा उपयोगी नहीं रहेगा और जी भुगतान में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बेसिकली क्या है कि कोई भी बीमा एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जी, और कॉन्ट्रैक्ट प्रस्ताव और प्रस्तावक के बीच होता है। प्रस्तावक हमारी कंपनी होती है, प्रस्ताव हमारा ग्राहक होता है। तो वो जो भी जानकारियां दे रहा है, जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत छोटी सी जानकारी है कि आपकी हाइट कितनी है, सामान्यतः लोगों को अपनी हाइट सही नहीं लिखवाते हैं, वेट कितना है, वजन कितना है, क्योंकि उसके आधार पर असेस किया जाता है कि आपकी रिस्क कितनी है, रिस्क का आकलन किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित हो गया या आपकी लाइफ से संबंधित बीमा हो गया, तो आपकी एजुकेशन, आपकी कहना चाहिए कि हाइट हेल्थ के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति कितनी है, उसके हिसाब से हमारा जो अंडर राइटर है वो आकलन करता है कि उनको कितना बीमा दिया जाए और क्या दिया। अगर वो जानकारी हम गलत देंगे तो हमारा बीमा जो अंडर राइटर है वो सही आकलन नहीं कर पाएगा, फिर वो क्लेम देने में दिक्कत होती है। और इतना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये। हम जब कोई बीमा करते हैं, बीमा कंपनी कोई बीमा करती है, उस बीमे का भी बीमा होता है जो कि रीइंश्योरर करते हैं। जी। तो अगर हम कोई गलत जानकारी देंगे तो उसमें रीइंश्योरर को भी बीमा का क्लेम देने में दिक्कत होगी और बीमा कंपनी को भी बीमा का क्लेम देने में दिक्कत होगी। तो जो भी जानकारियां पूछी जाएं बिल्कुल आप सही दें, और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अच्छे से जो आपका अभिकर्ता है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात कि सरल शब्दों में आपने ये बता दिया कि अगर बीमा क्लेम रिजेक्ट नहीं करवाना है तो आपको ऐसे चलना चाहिए कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उन तक दें। अब देवश्री जी, आपसे जो मेरा एक प्रश्न होगा कि जैसे सर ने बताया कि बीमा में रखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वैसे ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयकर भरते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज वहाँ पर डिक्लेयर करने चाहिए या जानकारियाँ किस प्रकार से वहाँ पर देनी चाहिए जिससे कि हम आगे भविष्य में किसी दिक्कत का सामना ना करें। आयकर भरते समय सबसे पहले तो आपके आयकर विभाग में आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके पैन कार्ड से की जाती है। तो पैन कार्ड जो आपका है उससे सबसे इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ रहता है। बाकी आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड है। बाकी आपके विभाग से कम्युनिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी फिर आपकी आय किस प्रकार से, कौन से सोर्स से आती है, सूत्रों से है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप तनख्वाह पाने वाले या पेंशनर हैं तो आपका फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप व्यवसाय या पेशा प्रोफेशन इनकम होल्ड करते हैं तो आपकी जो खाते आप मेंटेन करते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या अगर आप खाते नहीं मेंटेन करते हैं तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो आप ऑफ़र करते हैं वो डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म 26 ASP होता है जिसमें आपके पैन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होती है। जितना भी TDS जिस भी संस्था ने, जिस भी इंसान ने आपके साल भर में डिडक्ट किया है वो पूरा डिटेल्स वहाँ रिफ्लेक्ट होता है।
तो वहाँ से आप उसमें रिफ्लेक्ट डिटेल्स के हिसाब से अपनी आयकर में उसका अवेल कर सकते हैं उसका बेनिफिट। आपने बात एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम जो है जुड़ेंगे। हम लोग नॉर्थ ईस्ट का एक जर्नी करने के लिए जा रहे हैं। बहुत रिलीजियस प्लेसेस जाने और वहाँ जाके रियाज भी करना है। म्यूजिक हवाओं में है, म्यूजिक फिजाओं में है, म्यूजिक बारिश की बूंदा में है। हम निकल पड़े मुंबई एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और उनकी खूबसूरती, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, क्यूजीन एक्सप्लोर करने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा प्रश्न जो है विनोद सोनी जी आपसे है कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में हम कैसे अंतर समझें। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक लेमैन व्यक्ति जिसको कि बीमा की बहुत जानकारी नहीं है, तो उसको ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जीवन बीमा अति आवश्यक है या स्वास्थ्य बीमा अति आवश्यक है या दोनों आवश्यक हैं। किस तरह से आप जो है व्यक्ति को बताएंगे? अतुल जी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा में बहुत अंतर है, एकदम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन से संबंधित जो क्षति कारित हो सकती है उसको जीवन बीमा कहते हैं। अगर हमारा जीवन नहीं रहता, मान लीजिए मैं विनोद सोनी हूँ और मैं साल का या 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरे न रहने पे इस 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कोई बीमा जो मेरे न रहने पे 10 लाख रुपए सालाना दे दे, वो जीवन बीमा है जी। स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि हमारा स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई क्षति होती है, जैसे मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो मेरे स्वास्थ्य खराब होने के कारण कारित हुआ है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो खर्चे को क्षतिपूर्ति करे वो स्वास्थ्य बीमा है। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है जी। उस ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कवर करने के लिए जीवन बीमा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल सिंगल फैमिलीज हो रही हैं और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की घटना दुर्घटना वक्त अगर वो व्यक्ति नहीं रहता है जो कि कमा रहा है, आर्थिक रूप से जो अपने परिवार को सुरक्षा दे रहा है, अगर वो नहीं रहता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है जी। तो और बहुत ही सस्ता होता है। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मतलब 1% 2% अगर आप अपनी बचत करेंगे तो आपका मतलब सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से आपका जीवन बीमा हो सकता है। क्या बात है, इतना सस्ता, बहुत ही सस्ता होता है। और अब तो और सस्ता हो गया, बिकॉज आदमी की, जैसा मैंने बताया कि जीवन जीने की जो स्तर है वो अच्छा हो गया है, होता जा रहा है। तो हमारी डेथ रेट भी कम हुई है, जिसके कारण हमारे जीवन बीमा जो हमारे टर्म लाइफ है वो सस्ता हुआ है। तो बहुत ही आवश्यक है व्यक्ति को कि एक टर्म प्लान जरूर अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। जितने मिलेनियर्स हैं, हमारे नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, वो सब आगे होके टर्म प्लान ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पता है और उसके ना रहने पे परिवार पे क्या असर पड़ता है ये भी पता है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्वास्थ्य बीमा, मेडिसिन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है अतुल जी कि मतलब हमारे जो डॉक्टर है, जिनको बोला जाता है वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, उनको पहले मतलब वो यमराज के मुंह से निकाल लेते हैं। आप देखते हो कितना ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट में आजकल होता है यार, आदमी जाता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज होता है, स्टंट डलता है और वापस आकर के हंसता हुआ मिलता है। बिल्कुल। तो लेकिन मेडिसिन कॉस्ट बहुत बढ़ी, इनमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो नॉर्मली ये व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए आप हर व्यक्ति को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि एक अच्छा सा स्वास्थ्य बीमा जरूर कराएं। स्वास्थ्य बीमा करवाते वक्त भी कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, अगले प्रश्न में मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो स्वास्थ्य बीमा भी बहुत अनिवार्य है और इसको निश्चित रूप से कराना चाहिए जी। और जीवन बीमा के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की जी जी। ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जी। तो अब जो है देवाश्री जी, मेरा प्रश्न आपसे है
कि आयकर निर्धारण कैसे किया जाए, आयकर का निर्धारण कैसे किया जाए और इस पर टैक्स रेट किस तरह से लागू होते हैं आय के आधार पर। आयकर निर्धारण होने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं। एक उनकी पुरानी कर व्यवस्था है सरकार की और एक नई कर व्यवस्था है सरकार की, जिसमें दो अलग इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, जिसमें अलग अलग दरों से कर लगता है। वो उस तरह से उन दरों में आपकी जो जितनी भी आय आ रही है उस दर में, उस स्लैब में जहाँ आपका आय आती है उसके हिसाब से दर लगता है। बाकी जो इनका आपने पूछा कि कैसे डिटरमाइन होते हैं, तो ये सरकार अपने वित्तीय बजट जो रिलीज़ करते हैं वो उसमें सरकार डिसाइड करते हैं कि कितने दर से कितने उस पर लगना है टैक्स। ये आपने जो नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था बताई, तो इसमें अगर एक व्यक्ति सैलरीड है और एक व्यक्ति अगर बिजनेसमैन है, या बिजनेसमैन और सैलरीड व्यक्ति कैसे ये डिसाइड करें कि कौन सी व्यवस्था उनके लिए उचित है? ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम का सिलेक्शन करते समय वो क्या देखें? जी सर, जो मैंने दो व्यवस्थाओं की बात करी, एक जो पुरानी कर व्यवस्था है और एक जो नई कर व्यवस्था है, ये मैं आपका ध्यान चाहूँगी इस पे कि ये दोनों व्यवस्था में से कोई एक व्यवस्था योजना का विकल्प करने का, जो चुनाव करने का जो ऑप्शन है, वो यूजुअली व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार, जो HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम जिन्हें कहते हैं, उनको ही उपलब्ध है। बाकी जो और संगठन हैं, जैसे और जो कंपनीज़ हैं, फर्म्स हुई, AOPs हुए, BOIs हुई, उनके लिए सुविधा नहीं है। उनके लिए वो निश्चित जो उनके दर है उसके हिसाब से कर भरते हैं टैक्स पर। बाकी अगर दोनों जो नई और पुरानी व्यवस्था है इन पे बात करें, तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो विकल्प है ये हर साल उपलब्ध रहता है कि वो अपने आय का पूरा डिसाइड करने के बाद फाइनल डिसाइड करें कि उन्हें नई व्यवस्था में जाना है कि पुरानी व्यवस्था में जाना है। पर बिजनेसमैन के लिए ये एक बार, सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में एक बार ऑप्शन अवेल करने के लिए अवेलेबल है। अगर उन्हें एक बार ऑप्शन अवेल किया है नई स्कीम में ऑप्ट करने का, तो उनको वापस ओल्ड स्कीम में आना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि बिजनेसमैन के लिए ये केवल एक बार उपलब्ध है, और अगर सैलरीड व्यक्ति बार बार चाहे स्विच करना तो वो चेंज कर सकता है। लेकिन ऐसा भी होगा कि कई ऐसे सैलरीड व्यक्ति होंगे जो बिजनेस और सैलरी दोनों में इन्वॉल्व होंगे जी, उनके लिए क्या है? हाँ, जिन व्यक्ति जिनकी सैलरीड और बिजनेस इनकम दोनों रहती है, उसमें हम बिजनेस ही इनकम को महत्वता देते हुए उन पे वही रूल लगता है कि वो एक कोई सा जो दोनों योजनाएं उनमें से किसी एक का चयन करे और वो एक ही बार चयन कर पाएगा। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार आप जो है स्विच कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिक्स होना पड़ेगा कि वही सिस्टम आपका चलता रहेगा जी। तो चलिए ठीक है, अब इसमें जो है अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति की अगर 15 लाख या 15 लाख से अधिक आय है, तो उसको और डिडक्शंस उसके बहुत सीमित हैं या डिडक्शन नहीं भी है या डिडक्शन लेता है, तो उस सिचुएशन में उसको कौन सा रिजीम फ़ायदेमंद हो सकता है अगर उसकी सैलरी 15 लाख वार्षिक के हिसाब से है? तो सर ऐसे बिल्कुल एक बार में क्लियर कहना मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिफ़र कर सकता है। पर अगर हम मोटा माने तो जिनने ज़्यादा डिडक्शंस अवेल करते हैं, जिनके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादातर पुरानी कर व्यवस्था फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि उसमें आपको उन सब का लाभ मिलता है। नई कर व्यवस्था में बहुत कम डिडक्शंस है जो अवेलेबल हैं। बाकी स्लैब रेट्स भले ही हमारे टैक्स रेट कम हो जाते हैं उसमें, तो ऐसा एक कोई जनरलाइज स्टेटमेंट देना मुश्किल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि क्या बेनिफिशियल है जी। अब विनोद सोनी जी, मेरा प्रश्न आपसे होगा कि कई बार हम वाहन खरीदते हैं और वाहन खरीदने के बाद जो शोरूम से हमें इंश्योरेंस मिल गया, उसके बाद हम दोबारा इंश्योरेंस कराने में अगर हमें गाड़ी दक्षता से हम चला लेते हैं, ड्राइव कर लेते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराना आवश्यक नहीं है क्योंकि वहाँ पे पैसे हमें नहीं देने होंगे। ये कितना जो है लॉजिक है, या ये बात जो है कितनी लॉजिकल या इलॉजिकल है, इसको आप जो है हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। अतुल जी, वाहन बीमा जब हम कराते हैं, तो जब हम नया खरीदते हैं तो हमको एजेंसी ही वो करके देती है जी, और वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मतलब लोग ये तो मतलब डाउटफुल डिलेमा में रहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने फिर से बताया कि कोई भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, अब उसका अगर आप बीमा कराएंगे तो उसमें 10 लाख की गाड़ी का बीमा
बहुत ही कम खर्चे में 15,000, 16,000, 20,000 के आसपास का जो है खर्चा आएगा, प्रीमियम आएगा। जी जी। ठीक है, लेकिन जो क्षति हो सकती है उस 10 लाख से, देखिए पहली चीज़ तो गाड़ी सुरक्षित है, दूसरा थर्ड पार्टी अगर इंजर्ड होता है, कोई घटना कारित हो जाती है, तो वहाँ पर वो भी कवर होता है। तो इसलिए मतलब नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नुकसान, और उसकी गारंटी हमें 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाती है, 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाती है। दूसरा पीस ऑफ माइंड, एक तो आप अपना खतरा स्वयं का टाल रहे हैं, दूसरा समाज का खतरा भी टाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी से कोई अन्य व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व भी बीमा कंपनी के ऊपर आ जाता है। तो आपको निश्चित रूप से वाहन का बीमा साल दर साल कराना चाहिए। उससे आप खुद तो सुरक्षित रहते ही हैं, आपका परिवार तो सुरक्षित रहता ही है, समाज के लोगों को भी आप सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। तो एक तरीके से ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हम उसको बीमा प्रॉपर गाड़ी का करा के रखें। क्या बात है। तो दर्शकों आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वाहन का बीमा कराना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप जो है इससे समाज की जिम्मेदारी का भी वहन कर रहे हैं। अगर आपने सही समय पर अपने बीमा को रिन्यू करा लिया है, गाड़ी का बीमा रिन्यू कराते हैं, तो आप सुरक्षित हैं, समाज भी सुरक्षित है, और बहुत तरह की होने वाली आकस्मिक घटनाएं भी जो है कवर रहती हैं उसमें। अतुल जी, मैं इसमें और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि पहले जो बीमा होता था उसमें बहुत ढेर सारी कागजी कार्यवाही होती थी, जिसकी वजह से आदमी करने में बचता था। आजकल डिजिटल युग आ गया है, बहुत एक क्लिक में आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू हो जाती है। पेपरलेस वर्क है, ना आपको कहीं जाना है, ना कहीं कुछ करना है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप घर बैठे अपनी जीवन बीमा और वाहन का बीमा और स्वास्थ्य बीमा, इवन जो घर का बीमा है, किसी वस्तु का बीमा है, सब आप डिजिटल तरीके से कर सकते हैं। और बहुत अच्छी इस मार्केट में बहुत अच्छी कंपनियां आ गई हैं, आप खुद उनके साथ एनालाइज कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। देवश्री जी, मेरा प्रश्न अब आपसे होगा कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने पर हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और मिलता है तो कितना और किस प्रकार से हम उसे ले सकते हैं? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के परचेज पे तो ऐसा डायरेक्ट कोई बेनिफिट अभी तो नहीं है, बट एक उनका सेक्शन है 80 EEB जो जिसमें आपने अगर व्हीकल परचेज करने के लिए जो लोन लिया है, उस लोन पे जो आप ब्याज भर रहे हैं उसकी छूट आपको आपकी आयकर में आप अवेल कर सकते हैं। उस सेक्शन के हिसाब से आपका अधिकतम जो आप छूट ले सकते हैं वो 1,50,000 की है। पर उसमें एक कंडीशन ये भी है कि वो आपने लोन जो अवेल किया हो वो आपने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच लिया हो। ओके, तो मतलब तो अभी अब जो है वो लाभ नहीं लिया जा सकता। सैंक्शन आपका लोन तब हुआ हो, बाकी उसका ब्याज आपको आगे के सालों में भी मिलता रहेगा, ब्याज की छूट। लेकिन जो है अब नए गाड़ी परचेस करने वालों को ये बेनिफिट नहीं मिलता। अभी फिलहाल के उसमें नहीं है, पर मुझे पूरी आशा है कि सरकार उसके लिए कुछ जरूर निकालेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को पॉपुलर करने के लिए हो सकता है कि सरकार जो है इस पर बात करे। जी। अब विनोद सोनी जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है गाड़ी के बाद स्वास्थ्य की। हमारा स्वास्थ्य जो है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इफ हेल्थ हैज़ गॉन समथिंग हैज़ गॉन। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ बीमा को सेलेक्ट करना, चुनना किस प्रकार से किया जाए कि वो जो है हमारे लिए अधिक से अधिक बेनिफिशियल हो? देखिए, सभी कंपनियों के पास बहुत ही कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट आ गए हैं अब आजकल। बहुत, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस क्षेत्र में ढेर सारा क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो कस्टमाइज्ड आ गया कि जैसे विनोद सोनी के लिए अगर इनकी लाइफ स्टाइल ये है और इनकी जॉब प्रोफाइल ये है, तो इनके लिए कस्टमाइज्ड बिल्कुल स्वास्थ्य बीमा आ गया है सब हर व्यक्ति के लिए। तो जब भी आप स्वास्थ्य बीमा का चुनाव करें तो आप अपने जो भी अभिकर्ता हैं या जो भी कर्मचारी हैं कंपनी के, उनसे अपने बारे में पूरी डिटेल बताएं और अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं कि आपकी आवश्यकता किस किस प्रकार की है, और अपनी जीवन शैली के बारे में बताएं, क्योंकि जीवन शैली से रिलेटेड भी आजकल ऐसी स्वास्थ्य बीमा आ गए हैं कि अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है, आप प्रॉपर योगा करते हैं, आपकी खान पान अच्छा है, आप
किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करते हैं तो आपको स्वास्थ्य बीमा लेते वक्त कंपनियां डिस्काउंट देती हैं, आपका प्रीमियम कम आएगा। ओके, ठीक, तो आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी दें और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो स्वास्थ्य जिस प्रकार का बीमा है, उसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी लें। कभी भी एक बैठक में इसको ना क्लोज करें, 1-2 बैठक लगाएं, इसको समझें और फिर इसका चुनाव करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अपने बारे में पूरी सत्य जानकारी आप कंपनी को दें और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी आप लें, जिससे आप सुनिश्चित हो के बीमा इसलिए होता है कि आपको शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले। ठीक है, तो वो तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर जानकारियों का आदान प्रदान करके और प्रॉपर उसको साइन करेंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नॉर्मली इसमें लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब आप कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उस समय आपको क्लेम की आवश्यकता पड़ेगी तो आप भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। क्या चाहेंगे कि आपका परिवार जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो भागा दौड़ी करे? ये नहीं होना चाहिए। जीवन बीमा के संबंध में भी सबसे बड़ा मतलब ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके साथ कोई घटना होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सोनी जी, ऐसा भी है कि कई बार हमें जो बीमा की राशि है, प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए जब हम जो है हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल के बिल उसकी तुलना में आते हैं, तो वो जो है बीमा की राशि जो है हमें बहुत कम देखने लगती है। अतुल जी, जब आप सही बीमा का चुनाव करेंगे तो आपको बीमा का राशि ज़्यादा नहीं दिखेगी। उदाहरण के तौर पे मैं अगर 15,000 रुपये साल का लेके आपको 1 करोड़ का क्षतिपूर्ति की गारंटी ले रहा हूं, तो कहाँ 1 करोड़, कहाँ 15,000? वही मैं कह रहा हूं कि अगर जो है ऐसा होता है तो कई बार हमें जो है मानसिक सांत्वना मिलती है या संतुष्टि मिलती है कि हमने सही चयन किया या हमने सही डिसीजन लिया इंश्योरेंस ले करके। जी। अब एक बात आती है देवश्री जी, कई बार हम इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर के, पहले क्या होता था कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी दे देते थे और वो हमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाता था। अभी इसको लेकर के कुछ कैपिंग जैसा भी है क्या? जी, अभी फ़िलहाल में ही बजट 2023 में ही सरकार ने कैपिंग करी है। वैसे तो बीमा का काफ़ी बेनिफिट्स हैं। बीमा आप जब प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 8PC में डिडक्शंस मिलते हैं, और जब आपकी पॉलिसी पूरी मैच्योर होकर आपके पास, आपके हैंड्स में आती है, तो वो भी टैक्स फ्री रहती है। पर उसमें एक कंडीशन रखी है सरकार ने कि जब भी प्रीमियम आपका, अगर जो आपका सम अश्योर्ड है उससे अगर आपका प्रीमियम 10% से ज़्यादा है तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो आपका टैक्सेबल हो जाता है। और अभी रिसेंटली बजट 2023 में सरकार ने इसकी कैपिंग 5 लाख से कर दी है। जिन जिन बीमाओं की पॉलिसीज़ की आपका प्रीमियम पूरे सालाना 5 लाख से ऊपर है, वो सारी पॉलिसीज़ जब मैच्योर होती हैं तो वो टैक्सेबल है। ओके जी, आप कुछ? अतुल जी, देवश्री ने बिल्कुल सही बताया है। थोड़ा सा मैं इसमें एडिशन करना चाहूँगा, जो इन्होंने बताया उसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहूँगा। स्वास्थ्य बीमा का जो प्रीमियम है उसमें भी आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। 24 80CCC में तो आप लाइफ का ले सकते हैं, 80D में ले सकते हैं, 25,000 रुपये तक की कैपिंग है। जी सर। दूसरा 5 लाख रुपए तक की जो लिमिट की इन्होंने बात करी है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिनकी अभी 5 लाख तक का प्रीमियम नहीं जा रहा है उनके लिए स्कोप है कि वो बचा हुआ जो प्रीमियम, जैसे मान लीजिए आप 2 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं, 3 लाख रुपए सालाना दे रहे हैं, तो अभी आपके पास 2 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम लेने का स्कोप है कि अगर आप 2 लाख रुपए प्रीमियम और देते हैं तो इसका जो प्रोसीड्स हैं, जो मैच्योरिटी है, वो 10D में कवर होगी। तो आपके पास स्कोप है अभी भी 2 लाख। अगर आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख से कम है तो आपके पास अभी भी स्कोप है कि आप यहाँ पर बाकी बचे हुए प्रीमियम को जमा करके और अपनी जो सेविंग प्लान है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके और टैक्स फ्री इनकम का फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हो सेक्शन में छोड़ दिया करें। गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई
गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खा। एक बार अब जो है हम प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि बीमा क्लेम किस प्रकार से करें जिससे जो है बीमा क्लेम के रिजेक्शन कम किए जा सके। कई बार हमने देखा है कि बीमा लेते समय तो बड़ी आसानी से हमको पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन जब हम जो है उसे वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर क्लेम करते समय क्लेम जब हमने सबमिट किया तो वो क्लेम जो है ड्यू टू एनी रीज़न बहुत सारी बातों की वजह से वो जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये रिजेक्शन कम किया जाए या रिजेक्शन ना हो हमारा, ऐसी क्या सावधानियां एक व्यक्ति रखे बीमा लेते समय या बीमा को क्लेम करते समय? अतुल जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बीमा पॉलिसी होती है ये कंपनी और बीमा धारक के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें जो भी क्लेम आता है वो कंपनी देने के लिए बाध्य है, लेकिन हम पहले भी मैंने बताया है कि आपने जो भी जानकारियां उसमें दी हैं वो सही होनी चाहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, आपकी जीवन शैली के बारे में जो भी प्रश्न पूछते हैं वो सही होना चाहिए, आपकी हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सही होना चाहिए। आपकी जीवन शैली, जैसे आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आपके अंदर कोई पहले से कोई बीमारी है उसको आपको बताना चाहिए, और अगर वो बीमारी है तो उसके मेडिकल प्रूफ देने चाहिए, कंपनी मांगती भी हैं। और अगर किसी भी प्रकार का आप, जैसे एक बहुत ही सामान्य प्रश्न होता है कि आप किसी भी प्रकार का नशा तो नहीं करते हैं, तो नॉर्मली उसमें हर व्यक्ति नो 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 नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ जो भी करते हैं अपनी पूरी जानकारियां बिल्कुल सही जानकारी बिल्कुल सही दीजिए। और अगर आपने सही जानकारियां दी है उसके बाद आपकी जानकारी के हिसाब से बीमा कंपनी के जो अंडरराइटर हैं वो उसको असेस करके आपको पॉलिसी इशू करते हैं। अगर आपने जानकारी कोई भी तथ्य छुपाया है, कोई भी फैक्ट छुपाया है, तो फिर वहाँ पर ग्राहक की गलती होती है, फिर उसमें कंपनी लायबल नहीं है क्लेम देने के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि क्लेम पूरी तरीके से मिले तो आप पूरी जानकारी जो भी सही हो सही दीजिए। हालांकि इस संबंध में कंपनियों ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आप लोग जब भी कोई, पहले क्या होता था कि जब भी पॉलिसी लेते थे तो कागज़ में जो भी टिक मार्क की एक सुविधा होती थी वो कभी गलत हो जाती थी। अभी सब डिजिटल हो गया है, वीडियो वेरिफिकेशन होता है। कंपनियों का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लेम दें, लेकिन कंपनी क्लेम तभी दे पाएगी जब एज ए कस्टमर हमने पूरी जानकारी सही दी है। बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए ही बनी है, उसको क्लेम देने में ही उसको फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये सब चीज़ें स्टैटिकल डाटा से रिलेटेड है। हमारे कंपनियों के पास ये पता होता है कि किस तरीके से कितनी घटनाएं होती हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, पूरा डाटा स्टैटिकल डाटा होता है। बीमा है क्या? बीमा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है। अगर हमारे देश में मान लीजिए 1000 में से एक मृत्यु होती है तो हम एक मृत्यु के कारण या एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसके जो खर्चे हैं उसको हम 1000 में बांट देते हैं, ठीक। तो ये बहुत ही बेसिक साधारण सा नियम है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम जानकारी सही दें। अधिकांश घटनाओं में, अधिकांश स्थितियों में क्लेम तभी रिजेक्ट होता है जब कोई जानकारी गलत दी जाती है। तो मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जब भी बीमा कराएं तो पूरी जानकारी जो भी आपके से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित पूछी जाए उसको आप सही दें, जिससे आपको क्लेम मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ये तो हो गया सामान्य। हेल्थ से संबंधित बहुत दिक्कत आती है स्वास्थ्य बीमा में। तो स्वास्थ्य बीमा में ये ज़रूर बताएं कि आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आप बता दीजिए, प्रपोजल फॉर्म में लिखिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ लिखिए, आपको अगर थायराइड है तो थायराइड लिखिए। इसको छुपाइए मत, बिकॉज आज आप जो छुपा रहे हैं तो बहुत बड़े रिस्क को जो आप के साथ रिस्क ले रहे हैं, राइट। तो इसलिए आप उसको बिल्कुल बताइए, और बताने के बाद भी कंपनियां बीमा देती हैं। बहुत बड़ी धारणा है कि हम बता देंगे कि हमको ब्लड प्रेशर है तो हमको बीमा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बीमा मिलेगा। हो सकता है कि प्रीमियम 15,000 की जगह 16,000 150 रुपये 1000 रुपये का लोडिंग आ जाए, लेकिन आप जब पूरी जानकारी सही देंगे
तो आपको बीमा कंपनी बीमा देने के लिए ही बनी है, और ही दैट कंपनी, वो कंपनी लायबल है आपको बीमा देने के लिए। और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो हमारे पास अम्बड्समैन है, उनके पास आप जा सकते हैं और उनके पास अपने पक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस भारत सरकार की तरफ से उपलब्ध है। जी, तो इसका प्रोसेस में कुछ प्रोसेस के बारे में आप बताएंगे कि बीमा क्लेम हम किस तरह से करें? ये तो आपने बताया, अगर प्रोसेस करने के लिए जो है आप कंपनी में जाकर के क्या करना चाहिए? तो 2-3 तरीके के, पहले तो बीमा समझिए कि एक तो जीवन बीमा का क्लेम कैसे किया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा का क्लेम कैसे किया जाएगा, और वाहन का क्लेम किया जाएगा। बड़ा बहुत विस्तृत विषय है ये। जी जी। बट ये है कि मैं बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि आजकल हर जगह पूरा डिजिटल हो गया है। आपको सबसे पहले तो जैसे जीवन बीमा से संबंधित है, तो आपको नॉर्मल अगर डेथ क्लेम लेने जा रहे हैं तो सिंपल डेथ सर्टिफिकेट, और उसमें डेथ सर्टिफिकेट में चीज़ें लिखी रहती हैं, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ जिसको बोलते हैं, वो आप दे दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी आपका निवास का है वो डिटेल दे दीजिए। तो आप या तो ऑफिस में जा के दे सकते हैं, या अपने अभिकर्ता के माध्यम से दे सकते हैं, या आप डिजिटल सीधे कंपनी की वेबसाइट में जाके सीधे क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कैशलेस होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, हॉस्पिटल कर देता है पूरा काम, ठीक है जी। और वाहन से संबंधित भी आप के पास एजेंसीज होती हैं, जहां वाहन सुधारने जाते हैं तो वो एक्सपर्ट होते हैं, वहां पर सर्वेयर आके आपके क्षति का आकलन कर लेते हैं और क्लेम प्रोसेस हो जाता है। जी देवश्री जी, अब एक प्रश्न आपसे मुझे पूछना है कि यदि कोई व्यक्ति खुद से आयकर भरना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए और किस तरह से जो है वो ये प्रोसेस कर सकता है? आयकर अब खुद से भरने के लिए आजकल तो जो सरकार की वेबसाइट है incometax.gov.in वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बना दी गई है। तो वो वहाँ पे अपने पैन के थ्रू लॉगिन करके, अगर उनका रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करके अकाउंट लॉगिन करके वो अपनी डिटेल्स वहाँ फिल इन कर सकते हैं। वहाँ का जो पूरा अंदर के जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं अपने, जो अगर वो सैलरीड हैं तो अपना फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट रखते हुए, बिजनेसमैन हैं तो उनके अपने बाकी भाई खाते रखते हुए जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ रखें, और डिटेल्स उसमें हर ITR फॉर्म की यूटिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हैं, तो वो उसके स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करते हुए वहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। पर वहीं पे मैं कहूँगी कि ये उनके लिए जिनका सैलरीड इनकम है, पेंशन है, अदर सोर्सेज से इनकम है, उनके लिए आसान है। पर जो थोड़ा बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेंस की रिटर्न है या थोड़ी हैवी रिटर्न्स है, उनको मैं सलाह दूंगी कि वो अपने आयकर सलाहकार से सलाह करने के बाद ही फाइल करें रिटर्न। उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है खुद भरना। तो अगर जो है ये इनकम टैक्स अपने वेबसाइट एक बार फिर से जो है www.incometax.gov.in ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना ई-फाइल जो अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं। वहीं एक और उनकी सरकार की और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। www.incometaxindia.gov.in है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट पूरा डिटेल्ड में प्रिस्क्राइब्ड है, सब उसमें सेक्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो यहाँ से जो है दर्शकों को या मतलब टैक्स भरने वालों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और उसके अकॉर्डिंगली वो जो है अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आती है, हमको कितनी छूट मिलेगी और कहाँ कितनी छूट के लिए हम अप्लाई करें, हमें उसकी जानकारी भी क्या वहाँ पर मिल जाएगी? और थोड़ी बहुत छूट के बारे में आप जो है हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। छूट की जानकारी ऐसे आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सलाहकार से सलाह लेते हुए, या अगर आप कहीं इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे तो आपको सेक्शंस की डिटेल मिल सकती है, उस सेक्शन को आप गो थ्रू कर सकते हैं इन वेबसाइट से। बाकी अगर आप छूट की बात करें तो हमारे बहुत कॉमन डिडक्शंस हैं जो 80C के सेक्शंस में आते हैं। अगर आप LIC जैसे सर ने बताया जीवन बीमा का प्रीमियम आप भरते हैं, अगर आप आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ीस आप भरते हैं, आपने PPF में डिपॉजिट किया है, आप अगर हाउसिंग लोन आपका चल रहा है उसका प्रिंसिपल पेमेंट किया है, तो 80C में इनके सारे डिडक्शंस आपको अवेलेबल हैं। वैसे ही आपका एक और सेक्शन है 80D जो मेडिक्लेम के लिए देता है। स्वास्थ्य का बीमा अगर आप कराते हैं तो आप अपना कराते हैं उस पर भी छूट है, और अपने पेरेंट्स का कराते हैं उस पर भी छूट है। क्या बात है। तो दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य बीमा में जैसा कि हमारे सोनी जी ने बताया कि आप जो है अपनी हेल्थ का सुरक्षा करते हैं, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट देवाश्री जी ने बताया कि वहाँ पर आपको टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाएगा जी। तो मतलब ब्रेड के दोनों साइड बटर है जी। अगर आप और छूटों की बात करें सर तो और भी हैं। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके ब्याज का भी आपको डिडक्शन मिल जाता है।
अगर आपने कोई डिसेबिलिटी का कोई केस है, अगर आपके घर में किसी को कोई दिक्कत है, तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का भी डिडक्शंस अवेलेबल है। क्या बात है। तो अब जो है एक बात आती है, जैसे आपने छूट की बात करी और मकान जी। मकान जो है, मकान पर लोन लेने के बाद हमें कितना छूट और किस प्रकार से हम छूट जो है पा सकते हैं? मकान पे लोन लेते हैं आप, तो उसका जो आप लोन का जो ब्याज भरते हैं उसका आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आप ब्याज भरते हैं अधिकतम 2 लाख तक की छूट अवेलेबल है। और जो उसका आप मूलधन की तरफ जो पेमेंट करते हैं, जो आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, वो 80C में आपको डिडक्शन अवेलेबल है। बाकी हाउसिंग लोन के लिए आप जो भी उनका मैक्सिमम डिडक्शन है 80C का, वो भी 1.5 लाख की कैपिंग में आता है। तो अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम जो है अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। स्वागत है कार्यक्रम में। और हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सोनी जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि गृह बीमा, क्योंकि जैसे हमने हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन में हमको टैक्स का एग्जम्पशन मिल गया, तो अब हमें क्या घर का बीमा भी कराना आवश्यक है? और अगर हम कराते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उससे? तो बेसिकली जैसे हम गाड़ियों का बीमा कराते हैं जी। उसी तरीके से गृह बीमा लगभग वैसा ही होता है। उसमें ये होता है कि फायर से, फ्लड से, मतलब फायर मतलब आग से होने वाली, अगर शॉर्ट सर्किट से मान लीजिए आपका घर में कुछ नुकसान हो गया, फ्लड या बाढ़ से आ गया या भूकंप से आ गया, या ऐसे किसी भी तरीके से घर का नुकसान जो क्षतिपूर्ति नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई गृह बीमा के माध्यम से होता है। तो इसलिए ये भी बहुत, और इवन घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं, जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उनको भी असेस करके गृह बीमा किया जा सकता है। अब ये भी प्रचलन में आ गया है और लोग इसको कराते हैं और इसको कराना भी चाहिए। तो गृह बीमा बिल्कुल वाहन बीमा से जैसा ही होता है, प्रचलन में कम है, लेकिन इसको बिल्कुल कराना चाहिए। अब एक बात आती है देवश्री जी, लोग जो है घर तो लेते हैं जी, और लोन लिया, उस पर टैक्स बेनिफिट भी मिला, आगे चल करके अगर वो घर बेचते हैं तो उनको किस तरह के कैपिटल गेन का सामना करना पड़ता है, या कैपिटल गेन उन पर किस तरह से लागू होता है? जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जो भी वस्तु है, वो जो भी चीज़ें हैं, उन पे कैपिटल गेन अराइज होता है, आपका जो भी कैपिटल एसेट है, तो घर भी उसमें ही आता है। तो जब भी घर का आप सेल करते हैं तो कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा आप पे। डिपेंड करता है उसकी आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है। अगर आपने उसको 24 महीने से ज़्यादा ओन करने के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म में आता है, और 24 महीने से कम में बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म हमारा 20% से टैक्सेबल है, और शॉर्ट टर्म आपके स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। जी। तो यहाँ पर जो है अगर हम अपना कैपिटल गेन सेव करना चाहें तो हम कैसे सेव कर सकते हैं? आपका अगर आप मकान बेचते हैं तो उसमें आपके 2 सेक्शंस हैं आयकर की धाराओं में। एक 54 सेक्शन है और 54F है, जो कहता है कि अगर आपने मकान बेचा है, 54 की बात करें तो सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने एक मकान बेच के दूसरा मकान खरीदा है तो टैक्स, तो हाँ, तो आपका कैपिटल गेन एग्जाम, जितना आपने जितने में बेचा और जितने में उसको अगला खरीदा है, उसमें जितना आपने पैसा लगाया है उतने की आपको छूट मिल जाती है। उसमें कंस्ट्रक्शन का भी प्रावधान है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करा रहे हैं, अगर एक मकान को बेच के उसकी जो आपको प्रोसीड्स मिली हैं वो आप अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस, कंस्ट्रक्शन घर के कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको छूट मिलती है। जी। अब सोनी जी, आपसे मेरा प्रश्न होगा कि एजुकेशन, देखिए मकान घर के बाद जो है बात आती है एजुकेशन की। अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन का प्लान करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन का, तो वहाँ पर बीमा किस प्रकार से सहायक हो सकता है? अतुल जी, एजुकेशन में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं कि 90s में IIT की फ़ीस बहुत कम होती थी, 200-250 रुपये होती थी, और आज वही लाखों में हो गई है। तो आप सोचिए कि इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। आज की डेट में 7-8 लाख रुपए की फ़ीस है। तो हायर एजुकेशन की प्लानिंग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है और बहुत ही आधुनिक तरीके के एजुकेशन सिस्टम आ गए हैं
इसलिए कॉस्टली हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मतलब इसकी प्लानिंग अनिवार्य रूप से करना चाहिए और ये ध्यान में रखें कि इन्फ्लेशन को बीट करें। आज जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा 10 साल बाद हायर एजुकेशन में जा रहा है तो 10 साल बाद इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा और हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, इसको ध्यान में रखते हुए बेसिकली ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें फिर कभी चर्चा करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। बट इतना सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर 10 साल में महंगाई डबल हो रही है तो एजुकेशन 10 साल में डबल से थोड़ा ज़्यादा 2.5 गुना हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें और उसके लिए ढेर सारे माध्यम हैं, उसमें से एक बीमा भी है। बीमा भी है, जी जी जी। तो अब बात जब प्लानिंग की हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वहाँ पर जो है हम एजुकेशन में टैक्स बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं? एजुकेशन का अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, या एजुकेशन कई बार जो है उन लोगों के लिए सक्षम है जो निवेश करके जो है एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन लोन लेकर के जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके लिए या इस तरह से निवेश करने वालों के लिए या लोन लेने वालों के लिए इनकम टैक्स में क्या प्रावधान है? एजुकेशन लोन के तरफ जो प्रावधान है वो यही है कि आप जो एजुकेशन लोन लेते हैं उसमें ये जो आप ब्याज के लिए जो अमाउंट पे करते हैं वो आपको डिडक्शन के रूप में मिलता है। जितना भी अमाउंट आप इंटरेस्ट की तरफ पे करते हैं एजुकेशन लोन के लिए, वो कंप्लीट अमाउंट डिडक्टेबल है आपकी टैक्सेबल इनकम से। क्या बात है। तो मतलब वहाँ देखिए दर्शकों, दोनों तरह के लोगों के लिए ऑप्शन गवर्नमेंट ने खोल करके रखा है। पहला, अगर आप जो है बीमा में या किसी भी तरह से निवेश करके अपने बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी संभव है, और अगर आप जो है निवेश करके जो है एजुकेशन प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो लोन के माध्यम से भी अगर आप जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर टैक्स बेनिफिट के फॉर्म में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। अब बात एजुकेशन के बाद आती है रिटायरमेंट की। तो विनोद जी, मेरा प्रश्न आपसे होगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बीमा या अदर निवेश के माध्यम क्या हो सकते हैं जहाँ पर हम निवेश करके अपने रिटायरमेंट का जीवन सुखमय कर सकते हैं? अतुल जी, बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य विषय आपने उठाया है। रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आज हमारा देश युवा है, युवा कहा जाता है, हमारे यंग लोग काफ़ी हमारी ज़्यादा हैं। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग इनके लिए करना बहुत आवश्यक है क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसी लंबी छुट्टी है जहाँ पर हम सिर्फ पैसे खर्च करते हैं। तो जी, उसकी प्लानिंग बहुत आवश्यक है। प्लानिंग के 2 तरीके हैं, कई तरीके हैं, बट 2 उसमें मैं विभाजित करना चाहूँगा। एक तो गारंटीड तरीके से जिनमें गारंटीड रिटर्न हो, वो प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा नॉन गारंटीड में आते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल फंड हो गए या इक्विटी से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, अगर आप वहाँ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो जोखिम है उनको भी अनिवार्य, हाँ, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ ये है, ख़ास तौर से युवाओं से, कि आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अनिवार्य रूप से करिए। एक आज का 1,000 रुपये हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट के टाइम में 10,000 रुपये मिले, हो सकता है 15-20 भी मिल सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है, मेडिसिन कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हम सब लोग जब रिटायर होंगे उस वक्त और इसकी आवश्यकताएं आएंगी। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग में ही अतुल जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य बीमा एक तरीके से आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में भी मदद करता है। जब आप रिटायर हो जाएंगे उस वक्त चूंकि आप स्वास्थ्य बीमा कराए होंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो खर्चे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये आपने जो आज का विषय रखा है, आयकर, निवेश एंड रिटायरमेंट, ये बहुत ही एक दूसरे से संबंधित विषय हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप अच्छा आयकर देंगे, सरकार आपको, देखिए अगर हमारी सरकार किसी भी निवेश में आपको टैक्स में छूट दे रही है, इसका मतलब सरकार चाहती है कि आप वो काम करिए। उसका मोटिवेशन है कि आप जो है इधर प्रेरित होकर, अगर सरकार अपना नुकसान करके टैक्स नहीं दे रही है, इसका मतलब सरकार अपने तरफ से कुछ आपको वो योगदान दे रही है। तो आप, हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि हम उसको अवेल करें और उसका फ़ायदा लें। तो रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है, इसकी प्लानिंग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जी, जब रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद टैक्सेशन भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है। जी।
तो रिटायरमेंट या रिटायर्ड लोगों के लिए टैक्स संबंधी कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे वो टैक्स से बेनिफिटेड हों या टैक्स प्लानिंग करके जो है अपने टैक्स के अमाउंट को कम कर सकें? रिटायरमेंट से रिलेटेड ये है कि जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, यूजुअली पेंशन्स हैं, जिनको पेंशन इनकम है, तो उनका तो सैलरी से जो टैक्स कटता है वो कटता है। बाकी जो उनको एफडीआर की इनकम है और जो उनको बचत खाते का ब्याज है उस पे छूट है। यूजुअली बाकी लोगों के लिए वो डिडक्शन की लिमिट 10,000 है, पर उनके लिए 50,000 की छूट है। तो वो ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल हैं। बाकी रिटायरमेंट की तरफ अगर आप देखें, जैसे सर ने बताया, रिटायरमेंट के जो प्लान्स हैं जो हमें बीमा के रूप में जो हम करा सकते हैं, उसमें जो स्कीम है उसकी जो टैक्सेबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें जो लमसम आप विड्रॉ लमसम जो अमाउंट आपका रिटायरमेंट पे आपको मिलता है वो भले एग्जेम्प्ट है। बाकी जो आप पेंशन के रूप में विड्रॉ करते हैं वो एज अ टैक्सेबल सैलरी के रूप में आपके टैक्स होता है। टैक्स होगा। अच्छा, कोई ऐसा भी माध्यम है क्या कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ जो है एफडी या किसी तरह का निवेश करके छोड़ दिया है और अब जो है वो हम नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं या हमें नहीं उसकी जानकारी पता चल पा रही, लेकिन कहीं से हमारे अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो उसकी जानकारी हम कैसे ले सकते हैं? आप उसके लिए बैंक से बात कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो एफडीज़ हैं उसके रिकॉर्ड्स बैंक में है, उनके नॉमिनीज आपके अलॉटेड होते हैं, तो उनके हिसाब से बैंक के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही वो अमाउंट आपको आ रहा होगा। क्या 26 एएस और ये एआईएस में इनकी जानकारी? 26 एएस और एआईएस टीआईएस में आपके पैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। इससे जी, अगर उस एफडी पे सर आपके फादर का पैन है तो वो सर के एआईएस 26 एएस में और एआईएस में दिखेगा। और अगर एफडी पे एज अ आप अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है और आपका भी पैन मेंशन्ड है या आप फर्स्ट अकाउंट होल्डर में आते हैं तो आपके रिफ्लेक्ट होगा, वरना रिफ्लेक्ट होना मुश्किल है। वो पैन से ट्रेस होते हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स। जी जी जी। सोनी जी, अब आप जो है हम ये चाहेंगे चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अतुल जी, आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी इनकम बढ़ाइए, अच्छा रोज़गार, अच्छा व्यवसाय करें और खूब अच्छे से आयकर दें। और वो तभी कर पाएंगे जब आप अच्छा अपना स्वास्थ्य रखेंगे और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जी मैम, देवश्री माथुर जी, आपसे जो हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगी टैक्स से संबंधित? मैं अतुल से यही उनको कहना चाहूँगी कि आप आराम से बैठ के पूरा अपनी जो आय है साल भर की और आपके जो भी डिडक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको बैठ के समझिए, एनालाइज कीजिए। सरकार ने बहुत छूटें दी हैं, उन छूटों का लाभ उठाइए और बाकी बेस्ट डिसीजन जो आप ले सकते हैं उस हिसाब से ईमानदारी से कर भरिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देवश्री जी आप आइए हमारे स्टूडियो में, विनोद जी आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप लोगों ने ढेर सारी जानकारियाँ दी। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और चर्चा को हम जारी रखेंगे। नमस्कार।